प्यारे बच्चों, आई एम नवीन कुमार सिंगला फ्रॉम आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालना डिस्ट्रिक्ट सिरसा। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी पार्ट 1। बच्चों, इस चैप्टर में या इस वीडियो में हमारे सीखने के उद्देश्य क्या हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लाइक बिगेट्स लाइक। बच्चों, आपने जनन का जो पाठ पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि हर इंडिविजुअल अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल्स को बर्थ देता है या प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख रहे हैं कि रैट है तो वो रैट्स को ही बर्थ देगा, डॉग है तो वो पपीज प्रोड्यूस करेगा, अगर कैट है तो वो किटन्स प्रोड्यूस करेंगे, और अगर हमारे पास एक कोई मैंगो सीड है उसे हम ग्रो करते हैं तो उससे मैंगो प्लांट ही ग्रो होगा। यानी जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो बच्चों, ये एक फैमिली का फोटोग्राफ दिखाया गया था शुरू में। उसमें आपने देखा कि क्या एक फैमिली के मेंबर्स एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं वीडियो में हमने आइडेंटिकल ट्विंस को शो किया है। जब किसी भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है, आपके घर में आसपास किसी मोहल्ले में किसी घर में बच्चा पैदा होता है, तो आपने देखा होगा जनरली जो फीमेल्स हैं, गली मोहल्ले की फीमेल्स हैं, उस घर में जाती हैं और उन्हें बधाई देने जाती हैं। तो आपने कभी नोटिस किया है बच्चों कि जब वो उन्हें बधाई देने जाती हैं तो बच्चे को देखते ही उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? जैसे ही वो बच्चों को देखते हैं तो क्या कमेंट करते हैं? अरे, इसकी नाक तो दादी जैसी है, इसके होंठ तो पापा जैसे हैं, इसकी आंखें मम्मी जैसी हैं। यानी जो बच्चा पैदा हुआ है उसको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? या तो उसके पेरेंट्स के साथ या उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। तो इससे हमें क्या समझ आता है बच्चों? इससे हमें समझ आता है कि इसका मतलब हमारे कुछ लक्षण या ट्रेट्स जो हमारे अंदर आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो या तो हमारे पेरेंट्स से आते हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या माँ बाप से हमारे अंदर करेक्टर जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के हस्तांतरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। लेकिन बच्चों, क्या आपने नोटिस किया, जैसे मैंने यहाँ एक फैमिली दिखा रखी है, बहुत ही आप परिचित होंगे, शाहरुख खान, बहुत हमारे किंग खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये इनकी फैमिली को शो किया गया है। तो क्या इसकी फैमिली में जो भी चाहे डॉटर है या इसके जो सन हैं, बेटे हैं, क्या वो बिल्कुल शाहरुख खान से रिजेंबल कर रहे हैं? हाँ, कुछ करेक्टर्स जरूर हम कह सकते हैं कि रिजेंबल कर रहे हैं, कि पेरेंट्स से कुछ करेक्टर्स आ रहे हैं, रिजेंबल भी करते हैं। लेकिन ये कहना कि पूरी तरह से ही जो बच्चा होगा वो अपने पेरेंट्स जैसा होगा, ये गलत है। ये सिर्फ नीचे आप देख सकते हैं आइडेंटिकल ट्विंस दिखाए गए हैं, ये दो जुड़वा हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में जो है वो फीचर्स एक जैसे होते हैं, वो देखने में एक जैसे होते हैं। इसके अलावा हमें कहीं भी दो इंडिविजुअल एग्जैक्टली सिमिलर नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ करेक्टर्स जो हैं वो रिजेंबल करेंगे हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। और वो किस वजह से? ड्यू टू हेरिडिटी। इनहेरिटेंस या वंशानुक्रम को हम हेरिडिटी की तरह ही टर्म को यूज करते हैं। वंशानुक्रम एक पैटर्न है जिसमें जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यानी एक ही बात है, हम कुछ जो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस है उन दोनों को एक तरह से यूज कर सकते हैं। यानी क्या है यहाँ पे? जीन्स का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से बच्चों में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में एक फैमिली को दिखाया गया है, लेकिन हम इस फैमिली को अगर ध्यान से देखें तो जो बच्चे हैं वो आपस में एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। आप अपने घर में भी देखें, आप भाई बहन हैं, दो भाई हैं, दो बहनें हैं, एक भाई बहन है, क्या वो एग्जैक्टली सिमिलर हैं? अगर हम जुड़वा बच्चों को, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें, उसके अलावा जो भी भाई बहन हैं वो एक जैसे तो नहीं है। हालांकि पेरेंट्स तो उनके सेम हैं, लेकिन उनके बीच क्या प्रेजेंट है? विभिन्नताएं, उनके बीच अंतर है। इसी तरह से आप अपनी क्लास की बात करें, जैसे एक यहाँ पे
एक क्लास दिखाई गई है, उसमें कुछ बच्चे दिखाए गए हैं, क्या ये बच्चे सभी एक जैसे हैं? नहीं। इनके बीच क्या है? अंतर है, जिनकी वजह से वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इसे हम अंतर को इस अंतर को हम क्या कहते हैं? इस अंतर को हम बोलते हैं विविधताएं, वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? विविधताएं या वेरिएशंस। तो विविधताएं क्या होती हैं कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों द्वारा दिखाए गए अंतर को विविधता या वेरिएशन कहा जाता है। यानी एक ही स्पीशीज, एक ही प्रजाति के जो लोग हैं, जो आपस में अंतर शो करते हैं, जो डिफरेंसेस शो करते हैं, उन डिफरेंसेस को, उन अंतर को हम क्या बोलते हैं? विविधता या वेरिएशंस इनको बोलते हैं। और या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि समान माता पिता और समान जाति होने पर भी संतानों में रंग रूप, बुद्धिमत्ता, कद, इनमें अंतर पाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक ही परिवार के अगर दो भाई हैं तो आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा उन दोनों भाइयों की हाइट जो है वो भी अलग हो सकती है, उनका रंग भी अलग हो सकता है, उनकी बुद्धिमत्ता भी अलग हो सकती है। तो ये जो अंतर है दो बच्चों के बीच एक ही पेरेंट्स के, उसे भी हम क्या कहते हैं? विविधता या वेरिएशन कहते हैं। तो विविधता का मतलब है डिफरेंसेस। जो विविधता है वो आपने पिछले चैप्टर में दो तरह का प्रजनन पढ़ा, एक तो लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन में भिन्नता कम होती है, जबकि लैंगिक प्रजनन में भिन्नता ज्यादा होती है। भिन्नता बच्चों कहाँ ज्यादा पाई जाएगी? लैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन में जो भिन्नता है, यानी कि जो वेरिएशंस हैं, वो कम पाई जाती हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में जो वेरिएशंस हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। तो अलैंगिक प्रजनन की हम बात करें तो अलैंगिक प्रजनन में मेन क्या होता है बच्चों? माइटोसिस होती है। क्या होती है? माइटोसिस। और यहाँ पे जो वेरिएशंस आती हैं वो वेरिएशंस किस कारण से आती हैं? या तो जब डीएनए की प्रतिलिपि जो है वो बनाई जाती है, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, जब डीएनए की एक नई कॉपी बनाई जाती है, उस रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई त्रुटि आ जाती है, कोई अशुद्धि आ जाती है, उस वजह से जो है कुछ वेरिएशंस या डिफरेंसेस आ जाते हैं। या दूसरा कारण हो सकता है एनवायरनमेंट, कि जो वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं अलैंगिक में, वो एनवायरनमेंट की वजह से भी आ सकते हैं। यानी हमारे वातावरण जो है उसकी वजह से भी वेरिएशंस आ सकती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मैंने आपको बताया कि दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं। अब दोनों आइडेंटिकल ट्विंस को, एक को हम किसी कोल्ड कंट्री जैसे कनाडा जैसी कुछ कंट्री हैं उनमें भेज देते हैं, और दूसरे भाई को हमने भेज दिया वेस्ट इंडीज। कुछ टाइम तक वो अलग अलग रहते हैं, तो क्या उन दोनों के बीच कुछ वेरिएशंस आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी। क्या वेरिएशन आएगी बच्चों? जिसे हमने कनाडा भेजा उसका स्किन कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा, क्योंकि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा अलग है। जबकि जिसे हमने वेस्ट इंडीज भेजा है उसका इन्वायरमेंट अलग है, वहां उसका स्किन कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो वेरिएशंस आई ना दोनों में। तो वेरिएशंस किस वजह से आई? ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की वजह से भी वेरिएशंस यहाँ अलैंगिक में आ सकती हैं। तो अलैंगिक में मेनली अगर कोई विविधता आ रही है, वेरिएशन आ रही है, तो वो किस वजह से? कि डीएनए की जब नई कॉपी बनती है, रेप्लिकेशन होती है, तो उसमें कोई त्रुटि आ जाए या एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाए, तो उस वजह से कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं। जबकि लैंगिक प्रजनन की अगर हम बात करें तो लैंगिक प्रजनन जो है क्या है? बाई पेरेंटल है। इसमें तो दो पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स के जो हैं वो गुण आ रहे हैं बच्चे में, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया यानी कि मियोसिस होती है। जब गैमीट फॉर्मेशन जब होती है, जब गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं, तो उसमें क्या होगा? कौन सी प्रक्रिया हो रही है? अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया, जिसमें कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, और इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी विविधताएं आती हैं। और एक और प्रोसेस है पुनर्संयोजन प्रक्रिया, रिकॉम्बिनेशन। ये तीन मेन कारण हैं जिनकी वजह से लैंगिक प्रजनन में वेरिएशंस यानी कि विविधताएं आती हैं, और जो कि अलैंगिक प्रजनन से ज्यादा होती हैं। तो जो वेरिएशंस हैं, हमने कहा कि कौन सी वेरिएशंस हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं? वो हैं
जर्मिनल वेरिएशन, जननिक वेरिएशन जो है या जननिक विविधताएं जो हैं, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ये वेरिएशंस ट्रांसफर होती हैं तो उनमें एकत्रित होती रहती हैं, संचयित होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, और कई जनरेशन्स के बाद वो जो है उसमें क्या आता है, चेंज आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो मंकी लाइक थे, धीरे धीरे उनमें क्या हुआ, चेंजेस हुई, और वो चेंज होकर वो किस में चेंज हुए, आज जो मॉडर्न मैन है उसमें वो चेंज हुए। लेकिन वो चेंज किस वजह से आया है, वो चेंज आया है इन वेरिएशंस यानी विविधताओं के संचयन की वजह से। अगर ये विविधताएं इकट्ठी ना हो, संचयित ना हो, तो कोई चेंज होगा ही नहीं, तो जैसा है वैसा ही चलता आएगा। यानी अगर कोई नई प्रजाति बन रही है तो वो भी किस वजह से बन रही है, वेरिएशंस के एक्यूमुलेशन की वजह से, यानी विविधता के संचयन की वजह से। और ये विविधताएं हमें, आपने पहले पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियो में, आपने पिछले चैप्टर में देखा है कि जो विविधताएं हैं वो जीवों को नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालने यानी अनुकूलन के लिए, अडेप्टेशन के लिए जो है उसमें मदद करती है। अगर वेरिएशंस नहीं होंगी, विविधताएं नहीं होंगी, तो हम अपने आप को जो है पर्यावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएंगे और सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और हम जो है ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और दूसरा, इन वेरिएशंस का फायदा भी ये है कि यह सर्वाधिक वांछनीय विशेषता यानी फेवरेबल वेरिएशन के चयन में सहायता करता है। इसमें हम वर्ड यूज करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट होगा उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, उस वातावरण के हिसाब से, पर्यावरण के हिसाब से, वही जीवित रहेगा, उसी का नंबर बढ़ेगा। ये आप पहले पिछले जो चैप्टर है उसकी वीडियो में भी आप ये देख चुके हैं, उसमें आपने बैक्टीरिया का कुछ एग्जाम्पल आपने देखे थे। टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो उस टेम्परेचर को सहन कर सकते थे, और कुछ ऐसे थे जो उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ, जो उस टेम्परेचर को सहन कर सकते थे, यानी हम उसमें कहेंगे कि उनमें फेवरेबल वेरिएशंस है, तो वो तो अपने आप को ढाल गए उसके अनुसार टेम्परेचर में और सरवाइव कर गए, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन जो अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढाल पाए, तो उनका क्या होगा, धीरे धीरे उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी और फाइनली जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा डीएनए, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम और जीन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ये एक सेल है, सेल में बच्चों आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन रॉड शेप स्ट्रक्चर्स को हम क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र कहते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, कोशिकाओं की। कोशिका में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र किससे मिलके बने हैं, वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने हैं। तो मेन जो डीएनए है इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो बच्चों, जीन क्या होता है, पहली मेन टर्म जो मैं शुरू करने जा रहा हूं वो है जीन। जीन जो भी हमारे लक्षण हैं, हमने कहा कि हमारे लक्षण कहाँ से आते हैं, हमारे लक्षण पेरेंट्स से आते हैं। हमारे जो लक्षण हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये जो लक्षण है हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे अंदर कौन लेके आता है, वो लेके आते हैं हमारे शुक्राणु या अंडाणु। और उनमें ऐसी क्या चीज है जो हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, हमारे लक्षण क्या होंगे, कैसे होंगे, हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी आईज का कलर कैसा होगा, हमारे नोज की शेप क्या होगी, वो सब कैरेक्टर्स को जो डिसाइड करते हैं वो है जीन। और जीन जो है दो वैकल्पिक रूपों में पाया जाता है, जिसे हम एलील बोलते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक मटर का पौधा दिखा रखा है, ये दो मटर के पौधे हैं। एक मटर के पौधे की लंबाई आप देखो थोड़ी ज़्यादा है, और दूसरा मटर का पौधा जो है इसकी लंबाई क्या है, कम है। इसको हम कहेंगे टॉल या लंबा प्लांट, और इसको हम कहेंगे डवार्फ यानी बोना प्लांट। ठीक है, तो ये बोना है पौधा और ये जो है लंबा पौधा है। अब पौधा लंबा होगा या पौधा बोना होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा जीन। अभी आपको बताया कि हमारे जो लक्षण हैं, हमारे जो करेक्टर्स हैं, वो कौन से होंगे, वो कौन डिसाइड करता है, वो जीन डिसाइड करता है। और जीन कहाँ पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया जीन प्रेजेंट होता है गुणसूत्र के ऊपर,
ये जो दो येलो कलर के रॉड की तरह जो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, ये दो गुणसूत्र हैं। दो गुणसूत्र हमारे अंदर, बच्चों आपको पता है हमारी सेल में, हमारी कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, जिसे हम बोलते हैं 23 पेयर्स, यानी 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के। हर जोड़े में दो क्रोमोसोम होते हैं। हर जोड़े में, जोड़े का मतलब क्या हो गया? दो क्रोमोसोम। और हर जोड़े का एक क्रोमोसोम हमारे मदर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम हमारे फादर से आता है। एक क्रोमोसोम बच्चों कहाँ से आएगा? मदर से। और दूसरा क्रोमोसोम कहाँ से आएगा? फादर से। तो ये दोनों जोड़ों के जो क्रोमोसोम्स हैं, इनका जो साइज है, देखो आप देख सकते हैं फोटो में, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि दोनों का साइज क्या है? सेम है। शेप क्या है? सेम है। साइज सेम होगा। एक जोड़े के जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनका साइज, शेप और उन पे जो जीन्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हाइट जीन, यानी यहाँ पे कौन सी किस जीन प्रेजेंट है? हाइट के लिए जीन प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे पी जो है, उसका पी प्लांट का ही एग्जांपल हम ले रहे हैं, मटर के पौधे का एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो जीन है वो ये दिखा रहा है कि जो मटर होगा वो कैसा होगा, कि क्या वो स्मूथ यानी गोल होगा बिल्कुल, या रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार होगा। जैसे यहाँ ये झुर्रीदार दिखा रखा है, इधर जो है बिल्कुल स्मूथ दिखा रखा है। तो उसके लिए भी जीन जो है वो यहाँ कहाँ प्रेजेंट है? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। यानी यहाँ आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि हमारे कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करता है बच्चों? जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र के ऊपर यानी क्रोमोसोम्स के ऊपर। और हर कैरेक्टर के लिए हमारे दो जीन्स होते हैं। जैसे मैं आपको हाइट का एग्जांपल देता हूं। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट जो है, मैं पी प्लांट का, मटर के पौधे का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, कि पी प्लांट में हाइट जो है, या तो क्या होगी? हाइट हाइट जो है या तो होगी टॉल, या तो हाइट क्या होगी? टॉल। और या फिर हाइट क्या होगी? डवार्फ। डवार्फ यानी बोना। तो प्लांट दो तरह के होंगे, या तो लंबे होंगे या बोने होंगे। तो लंबे पौधे के लिए जो जीन है वो है कैपिटल टी। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से। और जो बोने पौधे के लिए जीन है उसको हम कहेंगे स्मॉल टी। जो लंबे पौधे के लिए जीन है वो क्या है? कैपिटल टी। और स्मॉल जो डवार्फ यानी कि बोने पौधे के लिए जो जीन है वो है स्मॉल टी। अब ये जो जीन है दोनों, चाहे वो कैपिटल टी है चाहे वो स्मॉल टी है, दोनों कहाँ पाए जाएंगे? दोनों कहाँ पाए जाएंगे? वो पाए जाएंगे गुणसूत्र के ऊपर। ठीक है। तो गुणसूत्र पे जहां जीन प्रेजेंट होता है, जहां जीन पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं लोकस। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? लोकस। लोकस मतलब पोजीशन। जहां जीन पाया जाता है क्रोमोसोम के ऊपर, उस पोजीशन को लोकस कहते हैं। ठीक है। तो ये दो क्रोमोसोम जो हैं, ये दोनों क्या हैं? एक जोड़े के क्रोमोसोम हैं। इन दोनों क्रोमोसोम्स को हम आपस में बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और इनके सेम लोकस पे, मान लो यहाँ पे जो जीन है वो कैपिटल टी है, यानी कि टॉल के लिए, और यहाँ हम टॉल लिखा, इसको हम डवार्फ के लिए मान लेते हैं। ये जो जीन है सपोज ये स्मॉल टी है। तो दोनों जीन्स किसके हैं? हाइट के जीन्स हैं। तो ये एक ही जीन के दो रूप हो गए ना, वैकल्पिक रूप हो गए एक ही जीन के। इन दोनों को आपस में हम क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। तो एक ही जीन के जो दो वैकल्पिक रूप हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। और एलील्स का जो लोकस है होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम होगा। देखो इस पोजीशन पे है यहाँ जीन, तो दूसरे में भी हाइट का जीन उसी पोजीशन पे होना चाहिए, सेम लोकस पे होना चाहिए, तभी इन्हें हम एलील कहेंगे। अगर मान लो ये कैपिटल टी यहाँ होता और स्मॉल टी यहाँ होता तो इनको हम एलील नहीं कहेंगे। नेक्स्ट जो हम टर्म्स करने जा रहे हैं बच्चों वो है समयुग्म जी यानी कि होमोजाइगस, और विषम युग्म जी यानी हेट्रोजाइगस। अभी हमने देखा कि तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई। जो मदर थी, मदर में कौन से जीन प्रेजेंट थे? स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। फादर में कौन से जीन्स प्रेजेंट थे? कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, यही थे ना। और बच्चे में कौन से जीन आए? एक फादर से आया और एक मदर से, क्योंकि दो होते हैं कैरेक्टर में। तो फादर से जो आया वो कौन सा आया? कैपिटल बी। और मदर से कौन सा आया? स्मॉल बी। तो बच्चों यहां आप देखो कि ये जो दो कंडीशंस हैं यहाँ पे, ये हमने कहा कि एक करेक्टर के हमारे अंदर कितने जीन्स होते हैं? दो। यहाँ भी दो हैं और यहाँ भी दो हैं। तीनों कंडीशंस में हमारे पास एक करेक्टर के दो दो जीन हैं। लेकिन इन दोनों में क्या है कि जो दोनों जीन्स हैं एक ही करेक्टर के, या दोनों एलील कह सकते हैं हम,
दोनों एलील या दोनों जीन जो एक कैरेक्टर के वो एक जैसे हैं, यहाँ भी स्मॉल बी है, यहाँ भी स्मॉल बी है। इसमें भी क्या है, दोनों जीन्स क्या है, सेम है, यानी यहाँ भी कैपिटल बी है और यहाँ भी कैपिटल बी है। जबकि इसमें अगर हम देखें, बच्चे में क्या था, एक कैपिटल बी था और एक स्मॉल बी था। तो यहाँ जो दोनों जीन्स या एलील्स हैं कैरेक्टर के, क्या वो सेम है? वो नहीं है। तो यही इसी को हम बच्चों, जिनमें यदि किसी व्यक्ति, यहाँ देखें हम डेफिनेशन देखें, यदि किसी व्यक्ति को दो समान एलील, एक जैसे एलील, देखिए कौन से एलील मिल रहे हैं, समान एलील विरासत में मिलते हैं, यानी अगर उसमें जो दो जीन्स या एलील हैं एक ही कैरेक्टर के वो एक जैसे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस या समयुग्मीय कहा जाता है। जबकि अगर जिसमें दोनों जीन्स जो एक कैरेक्टर के उसे विरासत में मिले हैं, चाहे फादर से चाहे मदर से एक एक जो आया है, वो अगर सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो उसे हम विषम युग्मीय या हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो होमोजाइगस का मतलब या समयुग्मजीय का मतलब क्या है? सम युग्मीय का मतलब है कि दोनों जीन्स जो उसे मिले हैं अपने पेरेंट से वो एक जैसे हैं, और अगर दोनों एक जैसे नहीं हैं तो उसे हम विषम युग्मीय कहेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना है, समयुग्मीय होमोजाइगस वो होते हैं जिसमें एक ही कैरेक्टर के जो दोनों जीन हैं वो सेम हैं, एक समान हैं, तो उसे हम समयुग्मजी, और अगर दोनों जीन्स जो हैं वो अलग अलग हैं तो उसे विषम युग्मजी जो है ये कहा जाता है। अब हम सेम एग्जांपल पी प्लांट के लिए लेके चलते हैं। मटर के पौधे की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक मटर का पौधा है, ये पी प्लांट की हम बात कर रहे हैं। तो पी प्लांट में मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ, किसका, हाइट का। पी प्लांट में हम हाइट का एग्जांपल लेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जो कैपिटल टी जीन है वो लंबे पौधे के लिए है, और स्मॉल टी जो है वो किसके लिए है, बोने पौधे के लिए। तो अब क्या होगा कि तीन हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि एक जो है, मान लो कि फीमेल से इसमें कैपिटल टी आ रहा है और मेल से कैपिटल टी आ रहा है, तो इसका जो जीन्स होंगे या एलील होंगे इसमें वो कौन से हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। और कैपिटल टी अगर आ गया तो ये प्लांट आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, क्या ये लंबा है या बोना है, ये प्लांट लंबा है। यानी जब कैपिटल टी किसके लिए है, लंबे पौधे के लिए, और इसमें दोनों जीन ही किसके लिए आ रहे हैं, लंबाई के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब सॉरी, ये जो पौधा है ये क्या होगा, लंबा होगा। जबकि इसकी हम बात करें तो इसमें एक पेरेंट से तो स्मॉल टी आया और दूसरे से भी स्मॉल टी आया, यानी इसमें दोनों जीन जो हैं वो कौन से हैं, बोने पौधे वाले जीन आ गए इसमें। तो इसका मतलब क्या है, इसकी हाइट जो है वो छोटी रह गई, यानी ये पौधा जो है ये बोना रह गया या डवार्फ इसको हम कहेंगे। और तीसरी जो कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी हम बात करें तो एक पेरेंट से तो उसमें जो जीन आया है वो कौन सा आया है, कैपिटल टी। दूसरे पेरेंट से जो जीन आया है वो कौन सा आया है, स्मॉल टी। तो इसमें जो सिचुएशन है वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों आप बता सकते हो इन तीनों में से हेट्रोजाइगस या विषम युग्मीय कौन सा है? बिल्कुल, ये तीसरे वाला जो है ये विषम युग्मीय यानी कि हेट्रोजाइगस है, क्योंकि इसमें जो दोनों जीन्स हैं हाइट के वो एक जैसे नहीं हैं। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो प्लांट है, इन दोनों प्लांट्स की हम बात करें तो ये समयुग्मीय यानी होमोजाइगस है। तो बच्चों आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो प्लांट, चलो ठीक है, इसमें दोनों जीन कौन से थे, लंबाई वाले, तो ये पौधा क्या हुआ, लंबा हुआ। इसमें दोनों जीन्स कौन से थे, बोना जो है, यानी कि हाइट यहाँ नहीं बढ़ेगी, ड्वार्फ वाले जीन आ गए इसमें, बोना पौधा रह गया यहाँ पे। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन जिसको हम कहते हैं, यहाँ आप देखो क्या हो रहा है। अब इसमें एक जीन तो लंबाई वाला है और एक जीन जो है वो ड्वार्फ वाला है, यानी कि बोना पौधे वाला जीन है। लेकिन पौधा आप देख रहे हो कि क्या ये बोना रहा या लंबा रहा, ये पौधा लंबा है, बिल्कुल इस पौधे की तरह ही आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जीन तो दोनों है, जीन तो इसमें जो है वो लंबाई वाला भी है और जीन इसमें जो है वो ड्वार्फ वाला यानी बोने पौधे वाला भी है, लेकिन फिर भी ये पौधा लंबा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों जीन इकट्ठे आए तो इस लंबे पौधे वाले जीन ने अपना इफेक्ट शो कर दिया, अपना प्रभाव दिखा दिया। लेकिन ये वाला जो जीन है ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। यही हुआ ना बच्चों कि इस जीन ने तो अपना प्रभाव दिखा दिया, अगर ये अपना प्रभाव दिखाता तो ये पौधा बोना होना चाहिए था।
लेकिन ये पौधा क्या है, वो इसकी तरह लंबा है, इसका मतलब प्रभाव किसने दिखाया है, कैपिटल टी ने अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन स्मॉल टी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। तो बच्चों, जो जीन, अगर दोनों जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी विषम युग्मीय जब कभी कंडीशन आ जाए, तो उसमें से जो जीन अपना प्रभाव दिखा देता है उसे प्रभावी या डोमिनेंट एलील कहा जाता है, जबकि दूसरा जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है उसे अप्रभावी या रिसेसिव एलील बोलते हैं। तो बच्चों समझ आ गया, प्रभावी यानी जो अपना प्रभाव दिखा रहा है। देखो, जब दोनों ही सेम है तो प्रभाव दिखाएगा, यहां भी दोनों सेम है, प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन जब दोनों अलग अलग जीन एक साथ आ जाते हैं तो उनमें से एक ही जीन अपना प्रभाव दिखा पाता है और दूसरा जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो जो जीन अपने प्रभाव को दिखा रहा है उसे हम डोमिनेंट यानी कि प्रभावी एलील कहेंगे, और दूसरा जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया उसे हम अप्रभावी या रिसेसिव एलील कहेंगे। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा विभिन्नताएं और इसके प्रकार, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी क्या होती है, जीन और एलील को हमने पढ़ा, प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील क्या होते हैं, समयुग्मजी और विषम युग्मजी जीन क्या होते हैं, और जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। तो बच्चों, आज के लिए हमारा होमवर्क या गृह कार्य क्या रहेगा कि आपने नीचे दी गई शब्दों की परिभाषा लिखनी है और उसको याद करना है। अच्छे से आप इसके नोट्स बनाएं और उसको याद करें। आनुवंशिकता, विभिन्नताएं, एलील, प्रभावी एवं अप्रभावी एलील, समयुग्मयी और विषम युग्मयी लक्षण क्या होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो बच्चों, अच्छे से इसे याद करें और कॉपी में नोट्स बनाएं। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हेरेडिटी क्या है या उससे जुड़े हुए जो भी और टर्म्स हैं वो आज हमने डिस्कस की। और अब आपको इस वीडियो के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।